नमस्कार, हॉर्नबिल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल गर्ग। खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड निवास में निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि यहां पर पुराना उत्तराखंड निवास हुआ करता था, उस जगह पर यह नया निवास बनकर तैयार हो रहा है। ये लगभग तैयार हो गया है। इसमें लगभग 50 रूम हैं। जुलाई महीने में इसका निर्माण भी हो जाएगा, लोकार्पण किया जाएगा। इसकी गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, इसके लिए दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। ये सब कहा गया है और जल्दी बनाने को भी कहा गया है। क्योंकि ये हमारा राजधानी है, देश की राजधानी है, और देश की राजधानी में हमारे उत्तराखंड से आने वालों की संख्या, जनप्रतिनिधियों की और अन्य हमारे ऑफिशियल्स हैं, लगातार यहाँ कामकाज होता है, लगातार आना पड़ता है। तो काफ़ी समय से चूँकि हमारा जो अभी उत्तराखंड सदन है उसकी जो क्षमता है काफ़ी कम है, इसलिए इसको ध्यान में रखते हुए ये पुराना उत्तराखंड निवास यहाँ पर हुआ करता था। उस जगह पर अब नया निवास ये बनकर तैयार हो रहा है और बनकर तैयार हो गया है। लगभग क्षमता के अनुरूप 50 से ज़्यादा रूम इसमें कुल मिलाकर हैं और अलग अलग तरीके से सारी डॉर्मेट्री भी बनाई गई है जो लोग साथ में आते हैं। और जुलाई माह तक इसका समय सीमा है कि जुलाई माह में ये इसका लोकार्पण हो जाए और ये लोगों के काम में आना शुरू हो जाए। सर, आपने निरीक्षण किया है, क्या क्या निर्देश दिए हैं सुधार के? आपको अभी क्या क्या कमी लग रही है और क्या सुधार की आवश्यकता है? तो देखिए, चूँकि हमारी परंपरागत जो वहाँ की शैली है उस शैली में ये बनाया गया है। उत्तराखंड की जो हमारी परंपरागत शैली है उसके अनुरूप इसका निर्माण कार्य चल रहा है। गुणवत्ता अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूँ कि हमेशा ये जो निर्माण कार्य हैं वो बार बार नहीं होते हैं और ये पूरी गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी होनी चाहिए और जल्दी होना चाहिए। अच्छे जितने भी हमारे यहाँ के जो भी सामान, टाइल्स लेकर पीओपी हो रहा है या अन्य जो भी सामान इलेक्ट्रॉनिक्स के लगाए जा रहे हैं, वो सारे के सारे ठीक हों। क्योंकि कई बार देखने में ये आता है कि बाथरूम बनते हैं, उसके जो टोंटियाँ हैं वो अच्छी नहीं होती हैं, कुछ बार मिरर अच्छे नहीं लगे होते हैं, वो जो हैंडल होते हैं उखड़ जाते हैं। तो उन सब पर कहा है कि ठीक से काम। यमुनोत्री धाम जाने वाले तीर्थयात्रियों को शुरू से ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कभी भारी भीड़ की वजह से तो कभी पेयजल की समस्या के चलते तीर्थयात्रियों को दिक्कतें हो रही हैं। हालांकि यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल का कहना है कि जल्द ही सभी समस्याओं का हल किया जाएगा। यमुनोत्री विधायक संजय डोभाल जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, चार धाम यात्रा राज्य में चल रही है, किस रूप में आप देख रहे हैं? क्योंकि यमुनोत्री में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और ऐसे में कई बाधाओं का सामना भी आप लोगों को करना पड़ता है, तो ऐसे में किस तरह की दिक्कतें भी हैं? और जब चार धाम यात्री आ रहे हैं तो वो किस तरह से, किस मंशा से आ रहे हैं और कैसा लग रहा है उनको? किस तरह की सुविधाएं आप लोग प्रोवाइड करा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आपने चार धाम जैसे, क्योंकि चार धाम यात्रा हमारे इस यमुनोत्री का, पूरे उत्तराखंड का, ये आप बोले अध्यात्म के साथ साथ आर्थिकी से जुड़ा हुआ विषय है। क्योंकि जो चार धाम रूट है उसका हर व्यक्ति जब चार धाम की यात्रा चलती है तो वो पूरे, जब भी जैसे आज अभी यात्रा चल रही है और इसके 6 महीने बाद जब यात्रा रुकती है तो अगले 6 महीने केवल इस इंतज़ार में अपने काम धंधों के लिए बाट जोता है कि बस अब यात्रा आएगी और फिर हमारा काम चलेगा। तो ये चार धाम यात्रा, और मैं सरकार से भी इस बारी कई चीज़ें रह गई हैं, क्योंकि जैसे क्योंकि चुनाव का समय था और प्रशासन इस तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाया, तो इसलिए कई जगह अभी, चाहे यमुनोत्री हो, चाहे आप देख रहे हो जगह जगह वीडियो वायरल हो रहे थे। ऐसा नहीं है कि यात्रा इसी वक्त चली है, यात्रा हमेशा से ही ऐसी चलती आई है। और जहाँ तक मेरा सोचना है, जब से मैं बड़ा हुआ हूँ तो मैंने हमेशा ही
ये शुरू के 1.5 महीने ऐसी यात्रा चलती हुई देखी है कि गाड़ियां नॉन स्टॉप चल रही हैं, और उसके बाद भी ये माँ यमुना का, या बोलिए माँ यमुना गंगा का, बद्री केदार जी का ऐसा आशीर्वाद है कि कभी भी अगर वैसा ना हुआ हो जैसे ये आपदा आई थी, तो उसके अलावा कभी भी ऐसे कोई ऐसी मिस हैपनिंग नहीं हुई है कि यात्रियों के साथ। तो क्योंकि यात्री भी बड़ी श्रद्धा से यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं, तो इससे माँ यमुना बोलिए, माँ गंगा बोलिए, बद्री जी, केदार जी की सबकी ऐसी कृपा है और आशीर्वाद है कि सबकी यात्रा निर्विघ्न और आशीर्वाद के साथ संपन्न होती है। अच्छा विधायक जी, जिस तरह से हमने देखा कि शुरुआती दौर में थोड़ी समस्याएं ज़रूर आई, उस समय बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भी पहुंच गए। किस तरह से आप लोगों ने उस सब चीज़ों को मैनेज भी किया, और अब जब तीर्थयात्री आ रहे हैं तो आप क्या कुछ अपील भी उनसे कर रहे हैं? देखिए, जब होता ही है, जब शुरू में यात्रा का कपाट खुलता है माँ यमुना के, माँ गंगा के, बद्री केदार जी के, तो उस टाइम सभी श्रद्धालुओं में जोश होता है, और सारे लोग, क्योंकि ऐसा भी होता है उस टाइम सभी के स्कूलों के बच्चों की छुट्टियां होती हैं, तो सभी चाहते हैं कि जिन दिनों सब परिवार हम माँ के दर्शन करें, आशीर्वाद लें पूरे सब परिवार। तो उस टाइम कोशिश ये रहती है सभी श्रद्धालुओं की, वो एक साथ आते हैं। तो होता ही है कि एक साथ आने से थोड़ा, क्योंकि सीमित जगह है, जैसे यमुनोत्री में अभी रास्ते नहीं है, कुछ टाइम बाद वहाँ पे अभी रोपवे का काम शुरू हो रहा है, आजकल जियो टैगिंग का चल रहा है, तो अभी काम शुरू हो जाएगा। तो जब वहाँ मास्टर प्लान भी हम लोग ला रहे हैं, तो जब ये चीज़ें हो जाएंगी तो तब चाहे कितना भी यात्री एक दिन में आएगा, चाहे 30,000 50,000, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभी थोड़ा समस्याएं हैं, तो उसे धीरे धीरे शासन प्रशासन ने मिलके, हम सब लोगों ने मिलके उसको मैनेज किया है। थोड़ा बहुत हमारे श्रद्धालुओं को भी दिक्कत हुई होगी, यात्रियों को, उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं कि उन्हें अगर यहाँ पे कोई परेशानी हुई हो तो उसके लिए। और आगे हमारा प्रयास रहेगा कि किसी भी श्रद्धालु को कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, और उन्हें बिल्कुल निर्बाध ढंग से और अच्छे ढंग से उनको दर्शन कराया जाए और उनको भगवान का आशीर्वाद प्राप्त हो। विधायक जी, क्योंकि संवेदनशील इलाके आपके हैं, कई जगह पर बोल्डर आ जाते हैं, कई जगह पर ऐसी पहाड़ी आ जाती है, क्योंकि अभी भी 1-2 केस ऐसे सामने आए, तो ऐसे में अधिकारियों को किस तरह के दिशा निर्देश आप लोगों की तरफ से दिए गए हैं कि किस तरह से आप व्यवस्थाओं को चौक चौबंद रखें? वैसे हमारा प्रयास प्रशासन का ये रहता है, शासन प्रशासन का, कि जहाँ पे क्योंकि देखिए पहाड़ी क्षेत्र है, और कहीं पे भी जहाँ पे क्योंकि बड़ी बड़ी खड़ी चट्टानें हैं, तो जहाँ पे पहले से चिन्हित एरिया हैं, वहाँ पे पहले से पुलिस के जवान लगाए रहते हैं कि भाई यहाँ पे से। फिर भी कई जगह ऐसा होता है कि अचानक से जहाँ कभी पहले पत्थर ना आया हो, वहाँ से भी पत्थर खिसक जाते हैं। जैसे कई जगह जंगली जानवर ऊपर विचरण करते रहते हैं, तो उन्हीं के पैरों से गिर के कोई पत्थर आ जाता है। तो ऐसे अगर साथ में अगर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो देखिए इस पे तो किसी का भी वश नहीं है। बस ये हमारा प्रयास ये रहता है कि श्रद्धालुओं को जगह जगह पे ये करा जाता है कि आप देख के चलिए, पहाड़ी की तरफ ना चलिए। और बस उसके बाद भी हाँ कई घटनाएं हो जाती हैं, जिसके ये देखिए ये आपदा है, इस पे किसी का ऐसा बस तो है नहीं है। अब जो हो जाता है तो उसके लिए बस भगवानी से ये आशा कर सकते हैं कि ऐसी चीज़ें ना हो। नहीं तो शासन के तरफ से पूरी एहतियात बरती जाती है कि कहीं पे भी जहाँ पे पत्थर या बोल्डर आने का अंदेशा रहता है, तो वहाँ पे साइन बोर्ड से भी आगाह किया जाता है, और पुलिस के या होमगार्ड के जवान भी रखे जाते हैं। अच्छा विधायक जी, पानी की समस्या एक बड़ी समस्या है आपके क्षेत्र से। कई तस्वीरें सामने आती हैं जहाँ पर पानी की काफ़ी किल्लत रहती है। ऐसे में पानी क्योंकि मूलभूत ज़रूरत भी है, तो किस तरह से आप लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को पानी मिल जाए और जो तीर्थयात्री पहुँच रहे हैं उनको भी परेशानियों का सामना ना करना पड़े? देखिए, जिस क्षेत्र यमुनोत्री से मैं आता हूँ, आजकल उसके जो प्रथम पड़ाव है बड़कोट में, वहाँ बहुत ज़्यादा समस्या है। मैं भी मान रहा हूँ कि ये एक चूक हुई है हमसे, क्योंकि
वहाँ पे एक टनल बन रही है, आपने सुना भी होगा, जिसका पूरे हिंदुस्तान में नहीं पूरे विश्व में विख्यात हुआ था जब वहाँ पे 41 मज़दूर फंसे थे। तो जिस जगह से वो बड़कोट की तरफ से जो टनल बन रही है, उसी के पास से उस जो बड़कोट में स्रोत था, वो सारा स्रोत वहीं से था और उस स्रोत का सारा पानी का रिसाव टनल में चले गया। तो इस बार ही हमारे बड़कोट में इससे बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रही है। तो उसके लिए एहतियातन अभी हमने लगभग 60 लाख की एक योजना, एक 97 लाख की एक योजना और 3 करोड़ 1 लाख रुपए की एक हम नदी से लिफ्टिंग योजना बना रहे हैं, जो मतलब जल्द से जल्द हो जाए। और एक बड़ी योजना जायका में भी जा रखी है, चाहे मेरे दोनों क्षेत्रों से, क्योंकि गांव में तो जल जीवन मिशन हो गया है, तो अब ये जल जीवन मिशन जब शहर का अर्बन उसका नगर पालिकाओं का शुरू होगा, तो उसके लिए लगभग 60-70 करोड़ की 2 योजनाएं हैं। और मैं आशा करता हूं कि अगले जो ये हमारा 3 साल का 2.5 साल का समय बाकी है, इसमें मैं पूरी यमुनोत्री विधानसभा में पानी की ये समस्या दूर करने का प्रयास करूंगा। और मैं आशा करता हूं कि जैसे बड़कोट में इस बार बहुत ज़्यादा पानी की समस्या है, इसको मैं अगले आने वाले सीज़न से पहले चाहे श्रद्धालुओं को या वहाँ के जो आम नागरिक हैं उनको इस पानी की समस्या से निजात दिलाऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। विधायक जी, तीर्थयात्रियों से आप क्या कुछ अपील करना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? मैं सभी 4 धाम आने वाले तीर्थयात्रियों से बस इतना कहना चाहूँगा कि आपका हमारे इस सुंदर प्रदेश 4 धाम यात्रा पर बहुत बहुत स्वागत है। आप आइए और आपका यहाँ पर बिल्कुल हर कदम पर स्वागत है। और कहीं पे भी अगर कुछ परेशानी होती है तो मुझे लगता है कि हमारा शासन प्रशासन और हम आपके लिए हर समस्या के समाधान के लिए खड़े हैं। और क्योंकि हमारा ये उत्तराखंड यहाँ पे मेहमान को देव की संज्ञा दी जाती है कि ये आप हमारे मेहमान हैं, तो आपका बिल्कुल इस्तकबाल होगा और आप आइए, आपका स्वागत है। धन्यवाद विधायक जी हॉर्नबिल टीवी से बात करने के लिए। तो विधायक जी को आप सुन रहे थे, जो कि बता रहे थे कि जो परेशानियां अगर तीर्थयात्रियों को आ रही हैं तो उनको दूर करने का काम किया जाएगा और इस दौरान शासन प्रशासन से भी लगातार समन्वय बनाया जा रहा है। साथ ही जो पानी की समस्या है उसका भी समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। हॉर्नबिल टीवी के लिए देहरादून से विशाल। पौड़ी एसएसपी लोकेश्वर सिंह ने पुलिस लाइन में थाना प्रभारियों के साथ मासिक अपराध समीक्षा बैठक की, जिसमें उन्होंने कहा कि साइबर क्राइम की घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमे दर्ज किए जाएं और आईटी एक्ट की धाराओं में बढ़ोतरी करते हुए नागरिकों को साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया जाए। वहीं मानसून सीजन को देखते हुए भी एसएसपी ने आपदा की स्थिति में तत्काल बचाव कार्य के लिए तैनात रहने के दिशा निर्देश दिए हैं। साथ ही नाबालिग वाहन चालकों के खिलाफ भी 15 दिनों तक विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए। इस दौरान पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्य प्रशिक्षण शिविर का आयोजन भी किया गया था। पौड़ी की सभी कर्मचारियों और अधिकारियों के साथ पुलिस लाइन में मासिक अपराध गोष्ठी की गई है, जिसमें जो भी हमारे पेंडिंग इन्वेस्टिगेशंस हैं, जो हमारे केसेस वर्कआउट नहीं हुए हैं, उन पे डिस्कशन किया गया है और किन केसेस में हमें अरेस्टिंग करनी है। और साथ ही साथ प्रोसिक्यूशन के साथ जो हमारा जुडिशरी में केसेस पेंडिंग है उनको डिस्कस किया गया है और आगे कैसे केसेस को डिस्पोजल किया जाए और आगामी महीनों में हमारे पास क्या लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज हैं उन पे सब पे डिस्कशन। प्रदेश में बीते कई दिनों से हो रही हल्की बारिश के बाद अब मौसम विभाग ने आने वाले कुछ दिनों तक मौसम सामान्य रहने के आसार जताए हैं। मैदानी इलाकों में तापमान सामान्य से ऊपर रहने से लोगों को गर्मी परेशानी कर सकती है। वहीं मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने कहा है कि आने वाले समय में मौसम शुष्क रहने की संभावना है। साथ ही तापमान में भी सामान्य से 2 या 3 डिग्री की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। साथ ही उन्होंने हीट वेव चलने को लेकर आम लोगों को सतर्क रहने के भी निर्देश दिए हैं।
मैं कहूँगा कि मौसम साफ रहने वाला है। छुटपुट एक्टिविटी, लाइट रेन, थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर है, तो उनमें तो छुटपुट मिल सकती हैं हायर रीचेज में। बाकी कोई विशेष कुछ भी नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि करीब करीब मौसम जो साफ ही रहने वाला एक वीक अभी आने वाले समय में, और उसकी वजह से जो तापमान है वो अब ग्रेजुअली ऊपर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि 1-2 दिन बाद जो हीट वेव कंडीशन है आइसोलेटेड प्लेसेस फिर से दिखनी शुरू हो जाएगी। तो मैं कहूँगा कि 9-10 तारीख के से जो है जो हीट वेव कंडीशन है, चाहे वो प्लेन्स में कह लीजिए या हिल्स में कह लीजिए, तापमान जो है जो सामान्य से है वो 4-5 डिग्री तक, 5-6 डिग्री तक भी जो है वो ऊपर आ जाएंगे अगले 3-4 दिन में। तो जब ऐसी स्थिति होगी तो फिर कहीं ना कहीं हीट वेव कंडीशन जो बन जाती है, तो फिर से मैं कहूँगा कि 4-5 दिन जो है जो टेम्परेचर्स है ऐसे हो जाएंगे कि वो हीट वेव कंडीशन हमारी 9-10 तारीख के बाद जो है अगले 4-5 दिन देखें तो उस तरह की कंडीशन रहेगी। हरिद्वार के अलकनंदा घाट पर लघु व्यापार एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संजय चोपड़ा की अगुवाई में बैठक आयोजित की गई, जिसमें अतिक्रमण के नाम पर व्यापारियों को हटाए जाने के विरोध में महापंचायत आयोजित करने का निर्णय भी लिया गया। लघु व्यापारियों की ये महापंचायत आगामी 11 जून को होगी। लघु व्यापारियों का कहना है कि हरिद्वार नगर निगम की लापरवाही के चलते उन्हें उत्तराखंड नगरीय फेरी नीति नियमावली का संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा कि महापंचायत में आंदोलन की रणनीति भी तैयार की जाएगी और नगर निगम प्रशासन से टाउन वेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाने की मांग भी की जाएगी। हमारी सीधी सीधी एक सरल मांग है कि राज्य सरकार ने कानून बना रखा है, स्ट्रीट वेंडर एक्ट बना रखा है, नियमावली 2016 पत्र विक्रेता संरक्षण अधिनियम, उसके तहत नियमावली बनी हुई है राज्य सरकार द्वारा। वो राज्य सरकार की नियमावली के तहत नगर निगम प्रशासन ने टाउन बेंडिंग कमेटी का गठन किया हुआ है। हमारी सीधी सीधी आपके माध्यम से मांग है कि टाउन बेंडिंग कमेटी की बैठक बुलाएं, और जो ये स्ट्रीट वेंडर को रौंदा जा रहा है, जो इसका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, बार बार इसको खदेड़ा जा रहा है, आज रोजगार करने के लिए भी रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर को युद्ध कर। हरिद्वार में हर की पैड़ी कॉरिडोर का काम जल्द रफ्तार पकड़ सकता है। सरकार की तरफ से कंसल्टेंसी फर्म की नियुक्ति कर दी गई है। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग के बाद प्राधिकरण के अध्यक्ष और कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे ने इसकी जानकारी साझा भी की है। उन्होंने बताया कि फर्म प्रोजेक्ट की डीपीआर तैयार करने और स्टेक होल्डर के साथ समन्वय स्थापित करने का काम शुरू करेगी। प्राधिकरण की बोर्ड मीटिंग में 26 प्रस्तावों पर मोहर लग गई है। इसमें कई नए प्रोजेक्ट शुरू करने, शहरी क्षेत्र का सौंदर्यीकरण करने और प्राधिकरण का वार्षिक बजट पास करना भी शामिल है। देखिए, वो हमारी यूआईडीबी एक नई संस्था बनी है और उसकी तरफ से जहाँ तक मुझे भी जानकारी है कि उसमें कंसल्टेंट की नियुक्ति हो चुकी है और बहुत जल्दी अब वो आएगी यहाँ पर। और सबसे पहला जो उसमें प्राथमिकता रखी गई है वो है स्टेक होल्डर कंसल्टेशन। पहले भी हम लोगों ने लगातार इस चीज़ को यहाँ के हरिद्वार के जो हमारे सम्मानित नागरिकगण हैं उनको बताया गया है, स्टेक होल्डर्स को, कि कोई भी प्रोजेक्ट बिना उनके परामर्श के, बिना उनके सुझाव के नहीं किया जाएगा। उनके जो भी चिंताएं हैं, आशंकाएं हैं, उसका पूरा समाधान होगा, उनसे विचार विमर्श होगा, क्योंकि ये प्रोजेक्ट उन्हीं के लिए बन रहा है, यहाँ के लोगों के लिए ही, यहाँ के पर्यटन को, तीर्थाटन को बढ़ावा देने के लिए बन रहा। तो उनकी जो भी इश्यूज़ हैं उसको अच्छी तरह से एड्रेस किया जाएगा। कॉर्बेट और रामनगर वन प्रभाग की सीमा पर रामनगर गर्जिया नेशनल हाईवे 309 मार्ग पर एक बाघ ने घास काट रही महिला पर हमला कर दिया, जिससे महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला का इलाज रामनगर के रामदत्त जोशी संयुक्त अस्पताल में चल रहा है। वहीं सूचना पर पहुंची वन प्रभाग की टीम बाघ की तलाश में जुट गई है। अगर आते जब ये को पकड़ दी, मैं हल्ला करो, मैं डंडा उठाए ऐसे पकड़ के लाइए। बाघ से हटाया? हाँ, बाघ से हटाया मैंने, फिर डंडा से मैंने हटा हाँ, ऐसा के डंडा से हटाया मैंने, फिर इसको मैंने ऐसे पकड़ा, मैं लाई घसीट के, मेरे को ले जाएगा तो दोनों को ले जाएगा। फिर हम बाघ के मुंह से हाँ, बाघ के मुंह से खींच के लाइए। तीन जो है रिंगोला ये आमगड्डा खत्ता जो पड़ता है, यहाँ की कुछ औरतें जो है घास काट के लकड़ी बीनने के लिए जो है जंगल में गई थी। तो रिंगोला से 200 मीटर इधर टाइगर ने इनके ऊपर हमला किया है
फिलहाल मैं इस समय हॉस्पिटल लेकर आया हूँ। रोड पे ही हमला किया? हाँ, रोड से थोड़ा अंदर, रामनगर गर्जिया रोड पर रिंगोला खत्ते से 200 मीटर इधर। पौड़ी जिले के कलजीखाल ब्लॉक में 2 दिवसीय खेरालिग कौथिग का समापन हो गया है। मेले के दूसरे दिन और आखिरी दिन भी हजारों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। श्रद्धालुओं ने महादेव के दर्शन कर अपनी मन्नतें मांगी हैं। इस मौके पर मंदिर परिसर में 2 सत्रों में आयोजित कार्यक्रम के पहले सत्र में मुख्य अतिथियों के रूप में जिला पंचायत अध्यक्ष ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि कार्यक्रम के दूसरे सत्र में विधायक ने शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान मेले में मदद करने वाले और क्षेत्र के प्रतिष्ठित लोगों को भी सम्मानित किया गया। वहीं कार्यक्रम के दौरान अनिल बिष्ट की भजन की प्रस्तुतियों को श्रद्धालु झूमते हुए भी नजर आए। उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती। पहले क्या था कि भीड़ कम हुआ करती थी, तो आवागमन के साधन नहीं थे, सड़क नहीं थी, साधन नहीं थे। अब प्रत्येक क्या है कि परिवार के पास में क्या है कि एक न एक व्हीकल होने के कारण से क्या है कि वो अपने साधन का इस्तेमाल करके और ऐसे टाइम के ऊपर क्या है कि अपने जो कुल देवता इष्ट देवता है उनके दर्शन करने के लिए, मतलब जो प्रत्येक 6 और 7 दिन को मनाया जाता है, दर्शन करने के लिए मेले के अंदर आते हैं। मतलब उससे क्या है कि आसपास में अंदर रिश्तेदारी भी होती है, मेल मिलाप भी होता है, दूर दूर से आते हैं, जो थाल होते हैं, रिश्तेदार इकट्ठे होते हैं, सब वहीं कोई अपना मतलब संपर्क व्यवहार जो भी परिचय करके और अपना आनंद लेते हैं मेले का। हमारे क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित मेला है खेरालिंग का मेला, और जो हर वर्ष यहाँ पर होता है। और 3 साल से लगातार मैं यहाँ पर आ रही हूँ, और इस वर्ष मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर बहुत सारी भीड़ है, लोगों में बहुत उत्साह है इस मेले के प्रति। और मैं भगवान महादेव से प्रार्थना करती हूँ कि इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करती हूँ भगवान खेरालिंग महादेव। और आप सभी को बताइए, यहाँ पर ये बड़ा ऐतिहासिक और पौराणिक मेला है। यहाँ पहले बलि प्रथा हुआ करती थी, अब जो है ये केवल सात्विक पूजा यहाँ पर की जाती है। 2 दिवसीय पूजा होती है। इसमें ध्वजा चढ़ाई जाती हैं और ढोल नगाड़ों के साथ जो है लोग अपने अपने गांव से मनौतियाँ मांगने के लिए मंदिर आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। साथ ही यहाँ पर इस वर्ष से या पिछले सालों से, पिछले 2 साल से यहाँ पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी सभी गांव की महिलाओं के द्वारा किए जाते हैं। और आज तो मुझे देखने को मिला कि कोई सांस्कृतिक टीम भी बुलाई गई थी, उसके द्वारा वहाँ पर रंगारंग कार्यक्रम किए गए, बहुत सारे भजन संध्या गाई गई और इस तरह का ऐतिहासिक मेला हुआ। और साथ ही इस समय जो है पहली बार मेले के नाम से खेरालिंग मेला समिति के द्वारा यहाँ पर फुटबॉल नहीं, क्रिकेट और वॉलीबॉल। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।